भाई लोग, क्या आपने कभी गौर किया कि कैसे खोई हुई चीजें अक्सर सबसे अजीब और अनलकी जगहों पर मिलती हैं? खैर, पता चला है कि गायब हुए लोग भी कभी कभी इस अजीब नियम को फॉलो करते हैं। एक गायब करोड़पति के दूर दराज के आदिवासियों के साथ नई जिंदगी शुरू करने से लेकर डायनासोर के अंदर मिले एक आदमी के नामुमकिन केस तक। तो चलिए भाई लोग, मेरे साथ नजर डालते हैं कुछ ऐसी असंभव जगहों पर जहां पर लोग पाए गए। ट्राइबल ट्रैक्स। 1969 में मशहूर अमेरिकी जर्नलिस्ट और मूंछों के शौकीन मिल्ट मैकलिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू के साथ पापुआ न्यू गिनी गए। उनका मकसद एक ऐसे मिसिंग पर्सन केस की जांच करना था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, माइकल रॉकफेलर का गायब हो जाना। हालांकि मिल्ट को उम्मीद थी कि वो उस जादुई पल को कैमरा में कैद कर लेंगे जब उन्हें माइकल रॉकफेलर जिंदा और सही सलामत मिलेंगे। लेकिन दुख की बात है कि उनकी खोज कामयाब नहीं रही। वापस अमेरिका लौटने के बाद क्रू द्वारा शूट की गई ज्यादातर फुटेज को स्टोर रूम में रख दिया गया। लेकिन यार, मिल्ट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मशहूर माइकल रॉकफेलर के ठिकाने से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबूत भी साथ में स्टोर कर रहे थे। 1938 में जन्मे माइकल न्यूयॉर्क के गवर्नर और बाद में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने नेल्सन रॉकफेलर के बेटे थे। मतलब वो बेहद अमीर रॉकफेलर खानदान से आते थे, जहां उनके रिश्तेदार बिजनेस की दुनिया को संभालने में अपना टाइम बिताते थे। माइकल को एडवेंचर में ज्यादा दिलचस्पी थी और उन्होंने अपना काफी समय पापुआ न्यू गिनी की आदिवासी संस्कृतियों को एक्सप्लोर करने में बिताया था। 17 नवंबर 1961 को रॉकफेलर मच्छरों से भरे हुए दलदल वाले एक इलाके में यात्रा कर रहे थे जिसे लैंड ऑफ लैपिंग डेथ कहा जाता है। तभी उनकी छोटी नाव समुद्र में बह गई और तेज लहरों में पलट गई। पूरी रात पलटी हुई उस नाव के सहारे बिताने के बाद माइकल ने जमीन की तरफ तैरने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेने वॉसिंग को बताया कि वो मदद लाने के लिए कई किलोमीटर तैर के किनारे तक जा रहे हैं। रेने नाव के साथ ही रुके रहे और अगले दिन उनको बचा लिया, लेकिन माइकल कभी भी वापस नहीं आए। उनके गायब होने के 3 साल के बाद माइकल रॉकफेलर को कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उनके साथ असल में क्या हुआ था, इसका कोई पक्का सबूत न होने की वजह से अफवाहों का बाजार गर्म था। कई लोगों का दावा था कि किनारे तक तैरने की कोशिश में माइकल डूब गए या मगरमच्छ का शिकार बन गए, लेकिन दूसरों का मानना है कि उनका अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक हुआ था। रिटायर्ड मिशनरी जेट स्मिथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो माइकल को पर्सनली जानते थे, उनके पास इस करोड़पति के अंत के बारे में एक बेहद अजीब कहानी थी। जेट ने दावा किया कि एस्मेट ट्राइब के सदस्यों ने उनको बताया था कि माइकल किनारे पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां उन्हें कबीले के लोगों ने पकड़ लिया था और इसके बाद कबीले ने जो किया, दिल थाम के बैठ जाइए, उन्होंने भुने हुए रॉकफेलर का एक भरपेट डिनर किया। भले ही ये सुनने में पागलपन लगे, लेकिन एस्मेट लोगों का ऐसा इतिहास रहा है और 1990 के दशक तक भी ऐसी खबरें आती रही हैं। तो ये मुमकिन है कि हमारे गायब करोड़पति के साथ में भी यही हुआ हो। वाकई में यार, कुछ वाइल्ड थीरीज हैं ये, लेकिन मिल्ट मैकलिन की वो खोई हुई डॉक्यूमेंट्री फुटेज इसमें कहां पर फिट बैठ रही है? तो बात यह है कि 2011 में एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री क्रू माइकल के गायब होने पर फिल्म बनाना चाह रही थी और उन्होंने मिल्ट की पुरानी फुटेज को स्टोर रूम से बाहर निकाला। लेकिन फुटेज को चेक करते समय डॉक्यूमेंट्री क्रू ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा अविश्वसनीय था। जंगी नाव में चप्पू चलाते हुए ढेरों एस्मेट लोगों के एक शॉट में कैमरा ने उनके बीच एक गोरे आदमी की झलक कैद की, जो बाकी द्वीपवासियों से बिल्कुल अलग लग रहा था। लेकिन क्या सच में, क्या वो माइकल हो सकता है? खैर, शायद। चूंकि ये फुटेज 1969 की है, तो ये संभव है कि 1961 में मरने के बजाय माइकल असल में एस्मेट लोगों के साथ शामिल हो गए और अपनी बाकी जिंदगी उनके साथ बिताई। एक सुखद लेकिन पक्के तौर पर बहुत ही अजीब अंत। लेकिन जहां उस गोरे आदमी का दिखना बाकियों के बीच बिल्कुल अलग लगता है, वहीं इस क्लिप को समझाने के लिए एक और थ्योरी भी है। जब कैमरामैन मेलकम किर्क से इस दिमाग चकरा देने वाली फुटेज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उस समय उन्होंने उस आदमी पर ज्यादा ध्यान दिया हो। हालांकि उन्हें उस समय अपनी डायरी में एक एल्बिनो कबीले के एक सदस्य का हल्का सा जिक्र मिला, जो शायद इसका दूसरा कारण हो सकता है। हम माइकल की असली किस्मत के बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री फुटेज में दिखा वो रहस्यमय पीला आदिवासी ये इशारा करता है कि वो शायद जिंदा बच गए थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में माइकल रॉकफेलर हैं या दोनों का एक साइड बाय साइड व्यू है? फैसला करना मुश्किल है ना? अपनी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चीखता हुआ कार्गो। जब अलास्कन एयरलाइंस की फ्लाइट 448 ने 13 अप्रैल 2015 को सिएटल से धूप खिली लॉस एंजलिस की ओर उड़ान भरी, तो यात्रियों ने सोचा कि ये एक नॉर्मल और बोरिंग यात्रा होगी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक अजीबोगरीब घटना घटने वाली है। जैसे विमान ऊपर चढ़ा, पैसेंजर केबिन में एक अजीब सी हलचल गूंजने लगी।
पहले तो जोर जोर से खटखटाने की डरावनी आवाजें आईं और जल्दी उनके साथ नीचे आ रही चीखें भी सुनाई देने लगीं। घबराए हुए यात्रियों और केबिन क्रू के साथ टेक ऑफ के सिर्फ 14 मिनट के बाद पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस एयरपोर्ट की तरफ एक बहुत तेज मोड़ लेना पड़ा। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट कर्मचारी कार्गो दरवाजों की तरफ दौड़े और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गए। विमान के कार्गो होल्ड के अंदर दुबका हुआ एक इंसान बैठा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि विला जूनियर था, जो एयरपोर्ट का ही एक बैगेज वर्कर था। हैरान खड़े लोगों को उसने बताया कि अपनी शिफ्ट के दौरान वो होल्ड में एक छोटी सी झपकी लेने के लिए लेट गया था, लेकिन वो समय पर उठ नहीं पाया और टेक ऑफ से पहले किसी को पता नहीं चला कि वो अंदर है। घुप अंधेरे में जब उसकी आंख खुली तो विला शुरू में बहुत ही कंफ्यूज महसूस कर रहा था, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि वो कहाँ है और वो प्लेन अब चल पड़ा है। उसने सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर मेंजीज एविएशन को फोन किया, लेकिन उन्होंने इसे एक मजाक समझ के टाल दिया। यहाँ तक कि 911 पर कॉल करना भी बेकार साबित हुआ, क्योंकि कॉल अचानक कट गई और जूनियर के पास कोई भी मदद का सहारा नहीं बचा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है तो जूनियर ने एक आखिरी कोशिश की और धातु की छत पर लगातार जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। और चमत्कार देखिए, मदद के लिए उसकी चीखों ने ऊपर बैठे यात्रियों का ध्यान खींच लिया। जूनियर की किस्मत अच्छी थी कि पैसेंजर फ्लाइट्स का कार्गो होल्ड वैसी जानलेवा जगह नहीं होती जैसा सुनने में लगता है। पालतू जानवरों जैसे लाइव कार्गो की सुरक्षा के लिए वहां टेम्परेचर कंट्रोल और प्रेशराइजेशन की व्यवस्था मौजूद होती है। इसलिए जूनियर की इस अनजाने में हुई नेप एडवेंचर से उसकी सेहत को बहुत ही कम खतरा था। इस हादसे के बाद जूनियर की सेहत तो ठीक रही, लेकिन उसके करियर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भले ही जूनियर किसी मेंजीज के साथ अपनी नौकरी बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अलास्कन एयरलाइंस ने उसे अपनी किसी भी फ्लाइट पर काम करने से तुरंत बैन कर दिया। इसे कहते हैं जमीन पर लापटकना। शाफ्टेड। एक ठंडी मंगलवार की सुबह जैसे ही सूरज निकला और कंस्ट्रक्शन क्रू कैलिफोर्निया के नापा में सोसकोल एवेन्यू पर स्थित टोगो सैंडविच की दुकान पर पहुंचा, उनका स्वागत एक अजीब आवाज ने किया। दुकान खुलने से पहले अपना काम करने के लिए जैसे ही वो अंदर घुसे, उनके कानों में एक वेंट से आती हुई इंसान के रोने की आवाजें पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया। जब इमरजेंसी सर्विसेज ने आकर जगह की तलाशी ली तो उन्हें एक बेहद अजीब नजारा देखने को मिला। एक आदमी जिसके कपड़े उतरे हुए थे और वो पूरी तरह से कंफ्यूज था, टोगोस के वेंट शाफ्ट के अंदर चिपका हुआ था। उस अजीबोगरीब जेल से बाहर निकाले जाने के बाद 48 साल के रॉबर्ट टर्बिडी ने पिछली रात के अपने नशे में धुत कारनामे का खुलासा किया। जाहिर तौर पर नशे की हालत में एक काल्पनिक विशिंग वेल को खोजने की सनक में वो एक सफेद रस्सी लेकर इमारत की छत पर चढ़ गया और रस्सी के सहारे खुद को इमारत के अंदर उतारने की कोशिश की। लेकिन वेंट में विशिंग वेल खोजने का उसका सपना तब टूट गया जब रस्सी तुरंत टूट गई और वो लुढ़कते हुए शाफ्ट में नीचे जा गिरा। तब से उसने पूरी रात उस तंग वेंट के अंदर बिताई और अगर उसने कोई विश मांगी भी होगी तो वो उसकी हालत की कड़वी सच्चाई में कहीं दब के रह गई होगी। रॉबर्ट को मामूली चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया और बाद में रेस्टोरेंट में चोरी की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जो सच कहूं तो उसकी बताई कहानी से कहीं ज्यादा विश्वसनीय वजह लगती। भाई साहब, इसे कहते हैं इस बात का कड़ा सबक कि आप क्या विश मांग रहे हैं। वेल की कहानी। सितंबर 2016 में स्पेनिश मछुआरे लुइगी मार्केज एक तूफान के दौरान एक बहुत ही फिशी स्थिति में फंस गए। बेहद तेज लहरों के एक सेट ने लुइगी को नाव से बाहर फेंक दिया और अपनी नाव खोने के बाद वो समुद्र में खो गए। कोस्ट गार्ड को उनके घर सुरक्षित लौटने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखो तो सही, 3 दिन बाद लुइगी जमीन पर वापस लौटा और उसके पास एक ऐसी कहानी थी जो बाइबल के अपने खुद के चैप्टर की हकदार थी। जब उससे पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ तो लुइगी ने दावा किया कि नाव से गिरने के बाद उसे न केवल तूफानी लहरों ने निगला बल्कि एक वेल ने भी निगल लिया। जानवर के पेट में अपनी वाटरप्रूफ घड़ी की हल्की चमक के सहारे जिंदा रहने के बाद लुइगी की महाकाव्य कहानी का अंत तब हुआ जब उसे वेल ने पीछे के रास्ते से बाहर फ्लश कर दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस कहानी में कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है तो भाई आप गलत नहीं है। यह कहानी कुख्यात वर्ल्ड न्यूज डेली रिपोर्ट से आई थी, जो फेक न्यूज पर अपने बाइबल वाले व्यंग्यपूर्ण तड़के के लिए जानी जाती है। लुइगी की कहानी फैक्ट कम और मजेदार फिक्शन ज्यादा थी। मरीन बायोलॉजिस्ट ने वेल के पेट में हवा की कमी और खतरनाक एसिड्स का हवाला देते हुए इस कहानी को तुरंत खारिज कर दिया। साथ ही ये फैक्ट भी है कि स्पर्म वेल को छोड़कर सबसे बड़ी वेल का गला भी केवल इंसान की मुट्ठी जितना चौड़ा होता है। और रही बात लुइगी की, पता चला कि वो भी जलपरी की तरह असली है। आर्टिकल के साथ जो फोटो लगाई गई थी वो गलत पहचान का मामला था। असल में वो 2015 के एक डिलीट हो चुके YouTube वीडियो का स्क्रीनशॉट था
जिसमें माइक नाम का एक आदमी पेट से इमरजेंसी एयर फ्लोटेशन डिवाइस बनाना सीख रहा था। तो भले ही इस कहानी ने बहुत क्लिक्स बटोरे और आपके अजीब अंकल की फेसबुक पोस्ट की तरह बिना फैक्ट चेक किए सच मानकर इसको फैलाया गया, लेकिन ये पूरी तरह से बकवास थी। जहां लुइगी की अग्नि परीक्षा एक फर्जी मछुआरी की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है, वहीं गोताखोर माइकल पैकर्ड के लिए व्हेल की कहानियां कोई फिक्शन नहीं है। जून 2021 की सुबह एक अजीब घटना में लॉबस्टर के लिए गोताखोरी करते समय माइकल मैसाचुसेट्स के हेरिंग कोव बीच के पास सचमुच एक व्हेल के मुंह के अंदर पहुंच गए। शुरुआत में माइकल को लगा कि वो एक ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़ों में है, लेकिन दांतों और चोट की कमी को नोटिस करने के बाद उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि वो वास्तव में एक हम्बैक व्हेल के मुंह के अंदर है। करीब 30 सेकंड के संघर्ष के बाद व्हेल पानी की सतह पर आई और माइकल को बाहर थूक दिया। पानी से बाहर निकाले जाने के बाद केप कॉड अस्पताल में चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें कुछ सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हुआ है, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी। लेकिन ये गोताखोर आखिर व्हेल का खाना बनने की कगार पे कैसे पहुंचा? जब हम्पबैक व्हेल खाना खाती है तो उनका मुंह एक फूलते हुए पैराशूट की तरह चौड़ा हो जाता है, जिससे उनका विजन बाधित होता है। एक्सपर्ट को शक है कि इसी वजह से माइकल के साथ ही गलती हुई। गनीमत है, जैसा कि पहले बताया गया, हम्पबैक का गला इंसानों को निगलने के लिए बहुत ही सकरा होता है, इसलिए शुक्र है कि बाहर निकलने का एकमात्र ही रास्ता था। तो भले ही माइकल का व्हेल के साथ ही आमना सामना कोई परी कथा नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है वो आने वाले कई सालों तक इसके बारे में डींगे हाँकते रहेंगे। सूटकेस शॉकर। किसी सूटकेस के बगल में सोए हुए पाए जाने से लेकर किसी के सूटकेस के अंदर पाए जाने तक, मार्च 2015 में कस्टम अधिकारी तुर्की और जॉर्जिया के बीच सर्पी बॉर्डर क्रॉसिंग पर अपनी रूटीन चेकिंग कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बॉर्डर पार करने वाला एक व्यक्ति थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। लेकिन भाई, इस आदमी की आस्तीन में कोई राज नहीं था, राज तो उसके सूटकेस में था। जब उन्होंने उसका सामान खोला तो उनको क्या मिला? कोई गैर कानूनी सामान या विदेशी चीज नहीं। अरे नहीं भाई, उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड मिली जो अंदर बिल्ली की तरह सिकुड़ के बैठी थी। पता चला कि इस मोहतरमा को तुर्की में बॉर्डर क्रॉस करने से बैन किया गया था और अब वो बॉर्डर पेट्रोल को एक काफी असुविधाजनक तरीके से चकमा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब भांडा फूट चुका था और इन दोनों को वापस जॉर्जिया भेज दिया गया। और सुनिए, ये पहली बार भी नहीं है जब किसी ने स्टंट करने की कोशिश की हो। मार्च 2015 में ही एक और घटना हुई। एक रूसी महिला ने अपने पति के सूटकेस में बैठकर पोलैंड में घुसने की कोशिश की और मुझे लगा था कि ये रोमांस मर चुका है भाई। मजाक एक तरफ, लोगों को कस्टम के जरिए स्मगल करना दोनों तरफ से एक गंभीर समस्या है और जाहिर है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि इंसानों को लंबे समय तक बहुत तंग जगहों में बंद रहना कोई सुखद अनुभव नहीं होता। भले ये समस्या जल्द खत्म होती नहीं दिख रही, लेकिन ये तो पक्का है कि बॉर्डर कंट्रोल के लोगों ने सचमुच सब कुछ देख लिया है। रेट्स नेस्ट रेस्क्यू। अगर आपको थोड़ी भी क्लस्ट्रोफोबिया है तो भैया सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारी अगली असंभव खोज आपको अंदर से घुटन महसूस कराएगी। अप्रैल 2016 में टूरिस्ट का एक ग्रुप कनाडा के कैनमोर में रेट्स नेस्ट केव के गाइडेड टूर के अंत के करीब था जब उन्होंने कुछ अजीब सा नोटिस किया। उनके ग्रुप का एक मेंबर अचानक से गायब हो गया था। थोड़ा पीछे जाकर देखने पर टूर गाइड को एहसास हुआ कि गायब गेस्ट उस जगह के अंदर है जिसे लॉन्ड्री चूट कहा जाता है। रेट्स नेस्ट गुफा सिस्टम का सबसे तंग हिस्सा, जहां से निकलने के लिए लोगों को अपनी पीठ या पेट के बल रेंगना पड़ता है। लॉन्ड्री चूट में लोगों का चट्टानों के बीच कुछ पल के लिए फंसना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में थोड़ा धक्का देने या हाथ पकड़ने से सब कुछ ठीक हो जाता था। पर इस बार नहीं। उस व्यक्ति को निकालने की कोशिश करने और फेल होने के बाद केव गाइड के पास उस फंसे हुए आदमी को छोड़ने और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने के लिए गुफा के एंट्री गेट पर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कैनमोर फायर डिपार्टमेंट, अल्बर्टा केव रेस्क्यू और पैरामेडिक्स के 50 से ज्यादा कर्मचारी गुफा पर पहुंचे और उस काम में लग गए जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो उस व्यक्ति को आजाद कर पाएंगे। जब वो पहुंचे तो वो आदमी 6 घंटे से ज्यादा समय से जमीन के नीचे था और उसकी पोजीशन को देखते हुए ये कोई जल्दी होने वाला रेस्क्यू नहीं था। ड्रिल्स, जैक हैमर्स और छेने से लैस होकर बचाव कर्मियों को सचमुच उस व्यक्ति को उसकी पत्थर की जेल से तराश के बाहर निकालना पड़ा। हाथों में पसीना ला देने वाले 6 घंटे बीत गए और आखिरकार वो अनजान टूरिस्ट पूरी तरह से सही सलामत ऊपर ताजी हवा में वापस रेंगने में कामयाब रहा। शुक्र है लोगों का गुफाओं के अंदर फंसना काफी कम होता है, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब ऐसा होता है तो बहुत ही दुखद अंत होना कोई असामान्य बात नहीं है। इसलिए ये साहसी एक्सप्लोरर अपनी किस्मत को धन्यवाद दे सकता है कि इस बेहद छोटी सुरंग के अंत में एक रोशनी थी। जमा हुआ पाया गया। 21 दिसंबर 1980 को वाली नेल्सन मिनीसोटा के लैंगबी में अपने छोटे से होम टाउन में सुबह करीब 7 बजे जागे। खिड़की से बाहर देखने पर उन्हें अपना जमा हुआ आंगन दिखाई दिया, जैसा कि साल के उस समय आम था।
लेकिन जो आम नहीं लग रहा था वो था बर्फ से ढके लॉन पर एक छोटा सा टीला। कंफ्यूज और उत्सुक होकर वाली जांच के लिए बाहर निकले, लेकिन उन्होंने जो पाया उसने सचमुच उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वहां उनके लॉन पर मुड़ी हुई एक लकड़ी के तख्ते की तरह सख्त और ठंड से जमी हुई खुली पलकों के साथ वाली की दोस्त 19 साल की जीन हिलियार्ड पड़ी हुई थी। वाली को कोई अंदाजा नहीं था कि जीन कब से वहां पर पड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने उससे एक हल्की सी कराने की आवाज सुनी तो उनको पता चल गया कि उन्हें तेजी से काम करने की जरूरत है। जीन इतनी जमी हुई थी कि वाली उसे कार में बिठाने के लिए उसके जोड़ों को मोड़ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उसे वैसे ही पिछली सीट पर रखने के बाद वो सीधे नजदीकी अस्पताल की ओर भागे। जिन डॉक्टरों ने जीन की जांच की उन्होंने उसकी हालत की तुलना डीप फ्रीज से निकाले गए मांस के टुकड़े से की। उसकी त्वचा इतनी सख्त थी कि डॉक्टर उसकी जमी हुई बाह में IV फोर्थ सुई तक नहीं डाल पा रहे थे, और उसके शरीर का तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, जो हाइपोथर्मिया शुरू होने के पॉइंट से 8 डिग्री नीचे। सिर्फ इतना ही नहीं, जीन की दिल की धड़कन गिर के चौंकाने वाली 8 बीट्स प्रति मिनट रह गई थी। उसकी जमी हुई आंखें रोशनी पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। जहां डॉक्टरों को सबसे बुरे की आशंका थी, वहीं चमत्कारिक रूप से हीटिंग पैड से कुछ घंटे गर्मी मिलने के बाद जीन ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसमें हलचल हुई और कुछ घंटों के बाद उसने हिलने डुलने की क्षमता और बाकी सभी सामान्य शारीरिक कार्य फिर से हासिल कर लिए। कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ होकर लौट आई और उसकी इस अग्नि परीक्षा के सबूत के तौर पर बस उसके पैरों की कुछ उंगलियों में छाले थे। अगर वाली ने उसे समय रहते ना बचाया होता तो उसका अंत इस इंसान जैसी दिखने वाली बर्फ की कुल्फी की तरह हो सकता था, जो एक लीक पाइप से बनी थी। लेकिन जीन सबसे पहले जमी कैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जिंदा कैसे बची? वाली के आंगन में मिलने के एक रात पहले जीन गाड़ी चलाकर लेंगवी घर जा रही थी। तभी बर्फीली सड़क से फिसलकर उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। ये सोचकर कि वो वाली के घर से बस थोड़ी दूरी पर है, जीन ने जमे हुए मिनेसोटा के इलाके में पैदल ही निकलने का फैसला किया। उस रात तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद जीन के शरीर ने जवाब दे दिया। किस्मत से एक ऐसे मोड़ में जो एक साथ क्रूर और दयालु दोनों था। वो बेहोश होने से पहले वाली के आंगन तक पहुंच गई थी और अगले 6 घंटे अस्पताल में जागने से पहले बर्फ में जमते हुए बिताए। जहां कई लोग जीन की रिकवरी को एक चमत्कार मानते हैं, वहीं बायोलॉजी का भी इस स्नो क्वीन की कहानी में एक रोल है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अत्यधिक ठंडे वातावरण में शरीर एक तरह की केमिकल हाइबरनेशन में जा सकता है। जब ऐसा होता है तो हमारे अंगों और कोशिकाओं को चालू रखने वाले सिस्टम धीमे हो जाते हैं, उन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है और सांस लेने की दर बहुत कम हो जाती है, जैसा कि जीन के साथ हुआ। इस कूलिंग प्रोसेस को डॉक्टर क्रायोनिक्स में भी जानबूझकर प्रेरित करते हैं, जो एक विवादास्पद तकनीक है जिसमें हाल ही में मरे हुए मरीजों के शरीरों को इस उम्मीद में सुरक्षित रखा जाता है कि भविष्य का विज्ञान उन्हें पुनर्जीवित कर सकेगा। इवेंट होराइजन जैसी साइफाई फिल्मों के लंबी दूरी के स्पेस ट्रैवल प्रिजर्वेशन पॉड्स की कल्पना करें। बस फर्क यह है कि इन्हें पृथ्वी पर किसी तरह सुरक्षित जगह रखा जाता है। कई हफ्तों के दौरान पोस्ट लाइफ क्रायोनिक रोगियों को धीरे धीरे एक रेफ्रिजरेटर में ठंडा किया जाता है, जहां वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहेंगे। बड़ी बाधा यह है कि बर्फ के क्रिस्टल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्रायोनिक संरक्षण वाले लोगों के शरीर में आमतौर पर एक तरह का एंटी फ्रीज इंजेक्ट किया जाता है ताकि क्रिस्टल बनने से रोका जा सके। जहां क्रायोनिक्स में चिकित्सीय रूप से प्रेरित प्रक्रिया को सटीक रूप से कंट्रोल किया जाता है, वहीं जीन का प्राकृतिक रूप से जमना और फिर पुनर्जीवित होना, वो भी बर्फ बनने से होने वाले बड़े सेल डैमेज के बिना, एक ऐसी बात है जो लगभग पूरी तरह से अनसुनी है। एक सच्ची पहेली। जीन की चमत्कारिक रिकवरी को आज तक एक बर्फ के टुकड़े की तरह अनोखा माना जाता है। पेड़ की कहानियां जरा इमेजिन करें। आयरलैंड में एक अंधेरा और तूफानी दिन है। हवा किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही है। तभी अचानक ये पुराना पेड़ फैसला करता है कि अब बहुत हो गया और वो अपनी जड़ों को बाहर निकालते हुए धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन ये सिर्फ बाहर नहीं निकलता, नहीं भाई, उन उलझी हुई जड़ों के बीच एक चौंकाने वाला राज छिपा था, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट और रहस्य प्रेमियों की कल्पनाओं को उड़ान दे दी। तो उन्होंने क्या खोजा? दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सीधे किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर जैसा है। जड़ों के बीच उलझा हुआ एक मानव कंकाल। लेकिन यहाँ असली पेंच है। जहाँ पेड़ खुद 215 साल पुराना था, वहीं कंकाल उसके नीचे की जमीन में 1000 साल से आराम कर रहा था। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये बेचारा 1030 और 1200 ईस्वी के बीच ऊपर वाले को प्यारा हुआ था। लेकिन इस बात के बहुत कम सुराग थे कि वो अपनी जड़ों वाली कब्र में आखिर कैसे पहुंचा। 5 फुट 10 इंच की लंबाई के साथ ये आदमी शुरुआती मध्ययुगीन मानकों के हिसाब से लंबा था, जिससे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो शायद किसी खाते पीते परिवार से था, जिसके पास बढ़ते बच्चे के लिए पर्याप्त भोजन था। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस मध्ययुगीन रहस्यमय आदमी का जीवन पक्के तौर पर दावतों और उत्सवों वाला नहीं था।
उसकी मौत एक अलग कहानी बयां करती है। फॉरेंसिक टेस्ट में बाद में पता चला कि उसके कंकाल पर घावों के निशान थे जो किसी तेज धार वाले हथियार से दिए गए थे, लेकिन हमले के हालात साफ नहीं थे। क्या ये कोई निजी दुश्मनी थी? गैलिक टाइटंस का टकराव? कहानी और उलझती जा रही है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सबूत मिले कि साइट के पास एक चर्च हुआ करता था, लेकिन कोई और कब्र न मिलने से ये मुमकिन है कि उस बेचारे को औपचारिक रूप से दफनाने के बजाय वहां पर छुपा दिया गया था। तो अगली बार जब आप जंगल में घूम रहे हों और आपको कोई विशेष रूप से डरावना दिखने वाला पेड़ दिखे, तो साजिश और रहस्य की इस कहानी को याद रखिएगा। कौन जानता है कि उन मुड़ी हुई जड़ों के नीचे क्या राज छिपे हैं, या शायद पेड़ के अंदर ही। चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ एक पेड़ पर तराशी गई रहस्यमय मूर्ति है। या क्या ये कुछ और है? हाँ वही है, पर ये है क्या? अरे हाँ, ये वही है। जंगल का गीत। सितंबर 2019 में चीनी पुलिस चीन के युन्ना प्रांत के पहाड़ों का सर्वे करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी। तभी अधिकारियों ने नीचे कुछ अजीब देखा। जैसे ड्रोन का लेंस धीरे धीरे जूम हुआ, वहां एक कच्चे से बने हुए कैंप साइट के निशान थे, जिसमें कई तिरपाल और बहुत सारा कचरा शामिल था। ड्रोन के जरिए साइट खोजने के बाद पुलिस पैदल ही वहां पहुंची और उन्होंने पाया कि एक छोटी सी गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु जैसा व्यक्ति रह रहा है। लेकिन ये सोसाइटी से दूर रहने का विकल्प चुनने वाला कोई साधारण साधु नहीं था। ये सोंग जियांग था, चीन के सबसे वांटेड भगोड़ों में से एक, जो लगभग 2 दशक पहले जेल से भाग गया था। कुछ ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जो इतने बुरे हैं कि यूट्यूब पर बात नहीं की जा सकती। सोंग 2002 में उस जेल कैंप से भाग गया था जहां उसको रखा गया था, लेकिन उसकी खोज जो पक्के तौर पर पहाड़ी घास के ढेर में सुई खोजने जितनी चमत्कारी थी, कोई इत्तेफाक नहीं थी। असल में चीनी पुलिस को सोंग के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने भगोड़े के होम टाउन के पीछे के पहाड़ों की तलाशी ली। जब अधिकारियों को अपना निशाना मिल गया तो सोंग इतने लंबे समय से एकांत में रह रहा था कि पुलिस के लिए उससे बात करना भी मुश्किल था। लेकिन थोड़ा मनाने के बाद उसने बताया कि जेल से भागने के बाद वो 17 सालों से उस 20 वर्ग फुट की पहाड़ी गुफा में रह रहा था। उस समय में वो मुश्किल से कभी नहाया था, अपनी आग जलाने के लिए सूखी टहनियां चुनता था और पास के एक नाले से प्लास्टिक की बोतल में पीने का पानी लाता था। लेकिन सोंग के निस्संदेह प्रभावशाली सर्वाइवल स्किल्स के बावजूद जब पुलिस उसे वापस सभ्यता की ओर ले जा रही थी तो उसके लिए कोई आराम इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपनी बाकी की जेल की सजा काटनी थी। सच कहूं तो मैं काफी इम्प्रेस्ड हूं कि ये आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है। अगर मैं इतने लंबे समय तक जंगल में रहता तो मुझे उम्मीद होती कि मैं किसी दलदली राक्षस जैसा दिखूंगा, जैसे कि फ्रांसीसी कलाकार सोफी प्रेस्टिगियाकोमो की ये डरावनी मूर्तियां। ये निश्चित रूप से प्रकृति के साथ एक होने के विचार के लिए एक कमिटमेंट होता भाई। पापा, ये कैसी गंध है? मई 2021 के एक सुहावने शनिवार को एक पिता और उनका छोटा बेटा बार्सिलोना के किनारे बसे सांता कोलोमा डी ग्रामीण उपनगर में इत्मीनान से टहलने निकले। लेकिन उनके दिन ने एक बेहद अजीब मोड़ ले लिया जब उन्होंने शहर की कीमती स्टेगोसॉरस मूर्ति के आसपास से एक तीखी बदबू को नोटिस किया। ये पेपियर मैश की मूर्ति पब्लिसिटी के लिए बनाई गई थी ताकि एक पुराने सिनेमा में ग्राहकों को लाया जा सके। हालांकि मूर्ति ने इलाके का ध्यान गलत वजहों से खींच लिया। जैसे पिता और पुत्र उस बदबूदार स्टेगोसॉरस की जांच करने के लिए करीब गए, उन्हें एक भयानक नजारा दिखा। मूर्ति के पैर में एक दरार थी जिससे किसी इंसान जैसा कुछ दिखाई दे रहा था जो हिल नहीं रहा था। उन्होंने पुलिस को बुलाया और अधिकारियों ने स्थानीय फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस चीज को निकाला, जो वास्तव में अपने पेपियर मैश के मकबरे में पड़ा एक मृत इंसान साबित हुआ। पुलिस ने उस आदमी की पहचान 39 वर्षीय व्यक्ति के रूप में की, जिसके लापता होने की रिपोर्ट उसी सुबह लिखवाई गई थी। भले ही उस अज्ञात व्यक्ति के परिवार ने उसके पाए जाने से कुछ ही घंटों पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस का अनुमान था कि वो डायनासोर के अंदर लगभग 2 दिनों से था। लेकिन आखिर वो इस प्रागैतिहासिक स्थिति में पहुंचा कैसे? खैर, ये सबसे बुरा हिस्सा है। पुलिस की थ्योरी ये है कि उस आदमी ने किसी तरह ऊपर बने एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म से अपना फोन मूर्ति के अंदर गिरा दिया था और उसे निकालने की कोशिश में वो सिर के बल अंदर गिर गया और फिर फंस गया। इसे कहते हैं डायनासोर के रास्ते जाना। आपको क्या लगता है, इन असंभव जगहों में से किस जगह पर फंसना सबसे ज्यादा बुरा होगा? क्या आप लोगों को अजीब जगहों पर पाए जाने की और कहानियां जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं या stories@beamaze.com पर ईमेल करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।